अब बात करते हैं यहां पर, ये हमारे सारे ये वर्ड समझ में आए, जो भी लिखा हुआ है सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ जी, यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है जिसका नाम इम्बाइबिशन अंतः शोषण है, इसको पढ़ने से पहले मुझे एक सिंपल से 2-3 वर्ड है जो आपको समझाने, जरा देखिएगा 2-3 वर्ड, बहुत सीधे सीधे, बहुत सीधे सीधे, बहुत सीधे सीधे। पहला, दूसरा, तीसरा। दो ही है, सॉरी तीसरा नहीं है, दो ही है। एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, हिंदी में बोलते हैं बाह्य परासरण। बहुत सिंपल से पढ़ लिया है तुम्हें, मेरे को फटाफट बताना। दूसरा है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस अंतः परासरण। पढ़ लिया है तुमने, बस मेरे को फटाफट समझाना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। देखिए, बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। और सर कैसी बात कर रहे, बाह्य का मतलब बाहर है, अंत्य का मतलब अंदर है। मैंने कहा हाँ भाई, सिंपल सी बात है। अब जरा सोच, अगर कोशिका के बाहर पानी जाएगा तो कहलाएगा बाह्य परासरण, कोशिका के अंदर पानी आएगा अंत्य परासरण। तो अब आप मुझे बताएं, अंत्य परासरण कब होएगा? जब आप कोशिका के अंदर पानी कब जाएगा? खुद सोचो, मैं नहीं बता रहा, खुद सोचो। एक कोशिका के अंदर पानी आ रहा है, पानी कोशिका के अंदर आ रहा है, कोशिका फूल रही है, वो कब होएगा? जब आप एक कोशिका को कौन से घोल में रखोगे, अति पराशरी कि अल्प पराशरी? दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, सोचो। तो याद रखना बेटा जी, जब हम किसी कोशिका को कहां पर डालते हैं? अल्प पराशरी। किसमें डालते हैं? अल्प पराशरी घोल में डालते हैं। तो अल्प पराशरी घोल से पानी कोशिका में जाता है, कोशिका फूल जाती है, ठीक है। और ऐसी फूली हुई कोशिका को हमने क्या बोला था? स्फीति कोशिका। डन। तो अगर कोशिका के अंदर जल जाता है, यानी परासरण जो हो रहा है, परासरण यानी क्या? जल की गति। परासरण क्या था? जल का विसरण ही तो था। अरे भाई, परासरण क्या था? जल का विसरण ही तो था ना। तो जल का विसरण यानी परासरण कहां से कहां हो रहा है? बाहर से कोशिका के अंदर हो रहा है। ये घोल जिसके अंदर हमने विलय के कण जो है थोड़े से है, हमने इसके अंदर किसको रखा? सर कोशिका को रखा। और इस कोशिका के अंदर रसधानी है, रसधानी के अंदर विलय की सांद्रता ज्यादा है। तो सीधी सी बात है बेटा जी, पानी कहां जाएगा? पानी का विसरण यानी परासरण, पानी का विसरण यानी पानी का बहाव कहां होएगा? सर जी बाहर से अंदर होएगा, कोशिका के अंदर होगा, कोशिका फूलेगी। जरा सोचिए, इसको हम क्या बोलेंगे? अंतः परासरण। अंतः परासरण यानी जल जो है बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतः परासरण। बताइए, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसी का ही उल्टा होएगा क्या? बाह्य परासरण। सीधी सी बात है, बाह्य परासरण का मतलब जब कोशिका को किस में डालेंगे? सर इस कोशिका को हम डालेंगे बाहर, कौन से घोल में? अति पराशरी घोल में डाल देंगे। सीधी सी बात है। कोशिका के अंदर इतना विलय नहीं है जितना भर भर कर कहां है? बाहर है। बाहर बहुत सारा विलय है, विलय ही विलय है। अब विलय ही विलय है तो पानी कोशिका से कहां आ जाएगा? सर जी कोशिका से बाहर आ जाएगा। और कोशिका से बाहर अगर आएगा पानी, बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? बाह्य परासरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा जी? आपकी बाह्य परासरण, जिसमें कहीं ना कहीं कोशिका से बाहर आ गया जल। सिंपल सा था। बताइए, सिंपल सी बात, क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया। एक अंतः परासरण, सॉरी एक अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। डन।
क्लियर? अब आप बोलेंगे सर संपरासरण क्या होता है? ना बाहर आएगा ना अंदर आएगा, संपरासरण। डन। चलो अब पढ़ते हैं हम, हमारा टॉपिक जो है वो है बेटा ये वाला, अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है अंतःशोषण, इम्बाइबिशन। इसको समझने से पहले बहुत सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, एक मूवी आई थी, मेरे को नाम याद आ रहा है उसका, मांझी। किसी ने देखी है वो मूवी मांझी? मांझी बड़ी अच्छी मूवी, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। ऐसी मूवीज जो होती है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, मतलब लड़ाई तड़ाई ये वो धूम धड़ाक ऐसी नहीं, सिंपल सिंपल, है ना। उसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें वो व्यक्ति एक मजदूर टाइप का है और उसकी जो वाइफ जो है, मतलब उनका घर जो था पहाड़ों के आसपास था, तो उसकी वाइफ जो है पहाड़ पर गई थी और वो गिर गई पहाड़ से, तो मर गई। तो इस बात को लेकर उसमें बहुत रोष था, गुस्सा था, वो लड़ता था किससे? पहाड़ से, कि तूने मेरी बीवी को मार डाला। इस कंडीशन में उसने पहाड़ तोड़ना स्टार्ट किया, यानी पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाना स्टार्ट किया। रोज वो जाता पहाड़ों को तोड़ता। जरा सोचिए, एक अकेला व्यक्ति पूरा पहाड़ तोड़ रहा है, एक दिन का तो काम है नहीं, है ना। कई वर्ष लग गए उसको, कई वर्ष लग गए थे किसको? मांझी को। और ये वास्तव में सत्य घटना है। उसको कई वर्ष लग गए थे रास्ता बनाने के लिए, किसमें से? आपके पहाड़ में से। ठीक है। सर ये क्यों बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि हम आपको एक प्रक्रिया बताने वाले हैं जिसका नाम है अंतःशोषण। अगर मांझी को इसके बारे में हल्का सा हिंट होता, थोड़ा सा आइडिया होता, तो उसका वो जो पहाड़ तोड़ने की जो प्रक्रिया जो थी ना, जो उसने कई वर्ष लगा दिए, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती, थोड़ी सी जल्दी हो जाती। अब सर क्या है सर ये अंतःशोषण? आइए समझते हैं अंतःशोषण क्या होता है। देखिए यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा, आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। दिख रहा है ना यहाँ पर? हाँ सर दिख रहा है। क्या मीनिंग है आइए समझते हैं। व्हाट इज दिस अंतःशोषण? अंग्रेजी में बोलते हैं इम्बाइबिशन। क्या होता है ध्यान से देखिए। देखिए मान लेते हैं ये एक ठोस सतह है, याद रखना, मान लो ये कोई संरचना है और इसकी ये ठोस सतह है। क्या बोला हमने? बोला ये एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है और इसकी ये ठोस सतह है। और इसके आसपास अगर पानी होता है, अगर इसके आसपास जल होएगा, क्या होएगा? इसके आसपास अगर जल होगा तो दोस्त याद रखना, भूल ना जाना, अगर इसके आसपास जल होगा तो क्या होगा? ये जल, ये ठोस सतह अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। देखो अंग्रेजी का एक वर्ड होता है क्या? एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। फिजिक्स में आते हैं ये दो शब्द, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन? हिंदी में एक ही चीज है ये दोस्त, एक ही चीज है। क्या? अवशोषण। दोनों को हिंदी में एक ही शब्द से पुकारा जाता है। क्या? अवशोषण। एब्जॉर्प्शन को भी अवशोषण बोलते हैं और एडजॉर्प्शन को भी अवशोषण बोलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर कोई ठोस सतह किसी चीज को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो ये एक ठोस चीज है, ठोस, और इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, पानी इसके अंदर चला गया, इसकी क्षमता कर लिया इसने। अगर ठोस सतह अवशोषित कर लेती है जल को, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एडजॉर्प्शन। बाकी एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई भी, चाहे वो आपका
तरल हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर किसी चीज को अवशोषण कर रही है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर सॉलिड वस्तु अगर करती है तो हम उसको एक हल्का सा वर्ड चेंज कर देते, क्या, एब्जॉर्प्शन की जगह एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। अब कई बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम सीधा सीधा बोलेंगे बेटा छोड़ो, सीधा एक वर्ड समझो दोस्त, ठोस सतह ने जल का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। और जल का अवशोषण करने के बाद ये बाहर जो जल जो था, इस ठोस सतह ने जब जल का अवशोषण किया, जल कहां जाएगा साहब, अंदर चला जाएगा। अंदर खोखले होगी ना ये संरचना, तभी तो अंदर जाएगा ना। कहां पानी कहां जाएगा, अंदर ही तो जाएगा ना। इसने अवशोषण किया इस ठोस सतह ने, ठोस सतह है, अंदर खालीपन है, कुछ खोखली चीज है, पानी अंदर चला गया। दिस प्रक्रिया इज सिंपली कॉल्ड अंतः शोषण। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अंतः शोषण, इम्बाइबिशन। पहले तो पढ़ो क्या लिखा। अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। क्या इसमें विसरण हुआ था, दिमाग लगा। क्या बाहर से पानी अंदर नहीं गया, हाँ सर गया, विसरण नहीं हुआ, हुआ ना। मैंने कब मना किया, बाहर पानी ज्यादा था अंदर पानी कम था, बाहर से अंदर चला गया, ये लो विसरण है एक प्रकार का। हाँ सर, जब ठोस एवं कोलाइड, देख आ गया ना वर्ड, क्या आ गया, ठोस आया, ठोस, और वर्ड आ रहा है क्या, कोलाइड। कोलाइड का मतलब जैसे जेली, जेली होती है ना, जेली जैसे पदार्थ होते हैं, जेली जैसे आपने जेलियां खाई होंगी है ना, ऐसे पदार्थ कोलोइडल द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतः शोषण। बोल कौन सा ऐसा बालक है जिसको ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा। सीधा सीधा हमने बोला कि भाई साहब ये कोई संरचना जिसकी ठोस सतह, अब ये ठोस सतह जो है, बाहर अगर वाटर है, जल है, तो ये ठोस सतह उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करके अंदर डाल रही है। अब पानी अगर अंदर बढ़ता जाएगा तो ये संरचना नहीं फूलेगी, क्या फूलेगी कि नहीं फूलेगी, बिल्कुल फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतः शोषण। डन, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल दूंगा और आप कनेक्ट कर जाएंगे, फील कर जाएंगे। सच्ची सच्ची कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल दूंगा और एक एग्जाम्पल सुनते ही आपको फील आ जाएगा, अरे सर ये तो हमने देखा है। आप मुझे बताइए, आपके घर में दरवाजे हैं, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, दरवाजे नहीं होंगे। आपके घर में लकड़ी के दरवाजे, हाँ सर लकड़ी के दरवाजे, कईयों के लोहे के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, ऑलमोस्ट लकड़ी के दरवाजे होंगे, है ना, ऑलमोस्ट आप सभी के घर में लकड़ी के दरवाजे होंगे। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, बरसातों के सीजन में, बारिश का जब समय आता है, उस टाइम लकड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको। सोचिए, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा था, मेरे माट साहब ने जब ये पढ़ाया था, उन्होंने यही उदाहरण दिया और ये उदाहरण सुनते ही मैं कनेक्ट कर गया, हाँ यार ऐसा तो हुआ है। और मैं ना अपने घर में सोचता था, यार ये लकड़ी जो है, ये गेट बंद काहे नहीं हो रहा बारिश के टाइम पर, ये गेट बंद क्यों नहीं होता। तो हमारे मास्टर जी ने बताया कि भैया वो जो लकड़ी जो है वो किससे मिली है। आप बोलेंगे सर पेड़ पौधों से मिली। वो पेड़ जिससे आपको लकड़ी मिली है, उस लकड़ी के अंदर खाली कोशिकाएं हैं। वो लकड़ी जो थी, वो जो लकड़ी है ना, उसके अंदर कोशिका है। सर लकड़ी के अंदर कोशिका है, याद कर, रॉबर्ट हुक नहीं याद आ रहा। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, छाल देखी थी ना, उस छाल में मृत कोशिका नहीं थी। तो दोस्त, आपकी जो जितने भी फर्नीचर होते हैं उन सब में कोशिका भित्ति होती है मृत। अब जरा सोच, दिमाग लगा, ऐसा कुछ याद आ रही संरचना। अब जरा सोच, तुम्हारा गेट, हाँ सर, केस का, लकड़ी का, ओके सर, उस लकड़ी में क्या है, खाली बिना जीव द्रव्य वाली कोशिका है, मृत कोशिका है, हाँ सर। अब मैंने बोला बरसात का सीजन है, ओके सर, कोशिका के बाहर पानी है, मैंने कहा ओके सर। कोशिका के बाहर क्या है सर, पानी है। मैंने कहा ये कोशिका के बाहर क्या है सर, पानी है। और खाली थी ये कोशिका, पानी अंदर गया, कोशिका फूल गई, कोशिका फूलती जा रही है। ऐसी कोशिकाएं जब फूल जाएंगी
तो वो लकड़ी नहीं फूल जाएगी? यस सर। तो आपने देखा होगा बारिश के सीजन में लकड़ियां जो फूलती हैं वो किस प्रक्रिया के कारण फूलती हैं? इसी प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतः शोषण। अब बताओ, अब आया एग्जाम्पल से समझ में आ गया? तो अंतः शोषण का सीधा सीधा एग्जाम्पल था क्या बेटा जी? कि बरसात के सीजन में, मौसम में लकड़ियों का फूल जाना। देखिए यहां पर कहीं लिखा होगा, उदाहरण लिखा है, ये देखो, फूली हुई लकड़ी दिख रहा है? फूली हुई लड़की कह रहा हूं फूली हुई लड़की नहीं बेटा, फूली हुई लकड़ी। तो फूली हुई लकड़ी, या जिसको हम काष्ठ भी बोल देते हैं, माफ करना बेटा अगर आप में से किसी को बुरा लगा हो, है ना गर्ल्स, मेरा ये वो नहीं था, जस्ट निकल गया बेटा वो, ठीक है? तो बुरा मत मानिएगा, सर हमको फूला हुआ बोल दिया, चलो फूला हुआ लकड़ा, फूला हुआ लड़का, ठीक है, ओके, बराबर है ना? फूली हुई लकड़ी या काष्ठ, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल समझ में आ गया? मैंने आपको बता दिया था, यहां पर भी शायद अगर लिखा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी ये वाले भी देख लेंगे, जितने भी उदाहरण है, उदाहरण यहां पर देखिए, यहां से जो प्रश्न आता है ना नीट में, वो आते हैं उदाहरण किसके? अंतः शोषण के। मीनिंग समझ में आ गया? चले आगे, अब एक और चीज समझानी है। अब इधर देखना सर, इस कंडीशन में जब जल अंदर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो ये संरचना तो फूलती जाएगी। जरा सोचिए, फूल नहीं गई है? पहले ये इतनी थी, जल आता गया, ये तो फूलती जाएगी। कोशिका फूल गई है, लकड़ी फूल गई है, और जब ये फूलती हैं तो ये एक दाब लगाती है अपने चारों तरफ। ये जब फूल रही हैं, जरा सोचिए, ये फूलती जा रही है, 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 लकड़ी फूल रही है, फूल रही है, फूल रही है, तो अपने आसपास ये दाब लगाती है। उसको बोला जाता है अंतः शोषण दाब। कौन सा दाब? अंतः शोषण दाब, इम्बाइबिशन प्रेशर बोलते हैं। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुन। देख, मैं लकड़ी हूं, मैं कौन हूं? ये लकड़ी है, ठीक है? इस लकड़ी में पानी आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है? क्योंकि इस लकड़ी की जो ठोस सतह है उसकी क्षमता है काय की, अगर उसके बाहर आसपास पानी है तो पानी पानी को क्या कर लेती है? वो अवशोषित कर लेती है। ओके, पानी अंदर चला गया, पानी अंदर जाएगा तो ये लकड़ी फूलेगी, और फूलेगी तो फूलकर ये वाला हिस्सा जब इसका फूलेगा तो बाहर की तरफ एक दाब लगा रहा है। हाँ, इस प्रक्रिया, फूलने की प्रक्रिया को हमने क्या बोला? अंतः शोषण। तो जो दाब लगेगा जिसके कारण ये फूलती जा रही है, उस दाब का नाम क्या है? अंतः शोषण दाब। मैंने कहा बेटा, ये अंतः शोषण दाब जो होता है, इसका मान, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इस दाब का मान बहुत होता है, इतना होता है ना ये दाब। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ये जो अंतः शोषण दाब इतना जबरदस्त होता है ना, ये इतना भयंकर दाब होता है ना, कसम से ध्यान से सुनना, ये दाब इतना भयंकर दाब होता है कि चट्टाने हैं, ध्यान से देखना, ये चट्टान है, इस तरीके से ये चट्टाने थी। इन चट्टानों में मान लो एक चट्टान है, इस चट्टान के अंदर ये हल्की हल्की दरारें दिख रही है। हाँ सर, दरारें दिख रही है। अगर इन दरारों में मैं लकड़ी डाल के रख दूं, फंसा दूं लकड़ी, और उस लकड़ी के आसपास मैं डाल दूं जल, क्या डाल दूं? जल। तो अब आप मुझे बताएं, लकड़ी क्या करेगी? सर, ये लकड़ी फूलेगी और फूलेगी, 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 और वो फूलने से दाब किस पर पड़ेगा? चट्टानों पर, और ये चट्टानों में क्रैक आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। किसके फूलने से? दिमाग लगाइए, किसके फूलने से? सर, इसके फूलने से।
दिमाग लगा पा रहे? किसके फूलने से सर? इन लकड़ी थी, ये पहले इतनी सी लकड़ी थी और ये लकड़ियां जो है इनके अंदर जब जल आता जाएगा तो ये लकड़ियां फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है। एक सीमा तक ही फूलेंगी, उसके बाद ये भी फट जाएंगी। लेकिन जरा सोच, इनके फूलने से, लकड़ियों के फूलने से वो जो दाब जो था ना, जिसका मान बहुत ज्यादा है, वो इन चट्टानों में दरार लाकर रख देता है। तो आदि मानव जो हुआ करते थे वो क्या करते थे? चट्टानों को तोड़ने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम है अंतःशोषण। अगर मांझी को पता होता कि भाई साहब चट्टानों को तोड़कर ऐसे किया जा सकता, लेकिन सर ये क्या एक दिन का काम होएगा? रात को लकड़ी डालो, सुबह चट्टान टूट गई? नहीं बेटा, ये एक दिन का काम नहीं, हजारों वर्ष लग जाते हैं इसमें। मतलब इस पूरी चट्टान को तोड़ने के लिए लगभग 500 से 600 वर्ष लग जाते हैं। तो भाई साहब मांझी को अगर पता होता भी तो वो इसका क्या कर लेता? 500-600 साल तक तो जिंदा नहीं रहेगा ना, तो उसको तोड़ना पड़ा। हाँ, सहारा मिल जाता उसको, अगर ऐसा करता तो थोड़ा सा आसानी हो जाती, थोड़ा सा आसानी से टूट जाती वो चट्टानें, क्योंकि ये दाब जो है ये चट्टानों में क्रैक ला देता है, उनके अंदर दरारें पैदा कर देता है चट्टानों में। कौन सा? लकड़ियों के फूलने से। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब देख दोस्त, यहां पर यही चीज लिखी है, देख ये चीज समझ में आ गई? उदाहरण पढ़। अंतःशोषणों के उदाहरणों में, हाँ उदाहरण भी पढ़ने अभी हमें, लेकिन एक बार इस वाली लाइन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी के द्वारा पैदा किया गया दाब का प्रयोग, फूली हुई लकड़ी जो है उससे जो दाब पैदा हो रहा है उसका प्रयोग कौन कर रहा था? आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। नीट में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। हमारे जो आदि मानव जो हुआ करते थे वो पत्थरों चट्टानों को तोड़ने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे वो कौन सी थी? अंतःशोषण थी। डन, क्लियर? चल अब ऊपर पढ़ लेते हैं। और कौन से? एक उदाहरण तो ये हो गया भैया, और कौन सा उदाहरण है भैया? आप मुझे बताओ, बीज जो है अंकुरित होता है? सोचो, आप बीज को जमीन में डालते हो। हाँ सर, ये बीज को हम जमीन में डालते हैं, डाल दिया। अब बीज को जब जमीन में डाला तो पानी दिया, हाँ दिया। पानी का क्या करता है? बीज की सतह कैसी है? ठोस है, पानी अवशोषित करता है। बीज का जो आवरण है वो फट जाता है। सोचो, यही तो होता है। ये बीज है ना? इस बीज के अंदर भ्रूण है ना? इस बीज के अंदर जब पानी आएगा, बढ़ता जाएगा, बीज की ठोस सतह पानी को अवशोषित करती जा रही, पानी बढ़ता गया, तो ये बीज का आवरण फट जाएगा। बीज का आवरण फट गया तो भ्रूण संपर्क में आ गया, किसके? मृदा के। अब मृदा में से वो किसको ले लेगा? खनिजों को लेगा। खनिजों को लेकर, मिनरल्स को लेकर ये भ्रूण के अंदर एक प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है, ये वृद्धि करेंगे, तना बनाएंगे, मूल बनाएंगे, खत्म खल्लास। तो बीजों का अंकुरण, बीजों के अंकुरण में भी कौन सहायता कर रहा था? जरा सोच, आपका कौन? अंतःशोषण। तो देख लो, अंतःशोषण के उदाहरण में बीजों का और सूखी हुई लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण। ये हमने सूखी हुई लकड़ियों का ऑलरेडी देख लिया था, बीज की और बात कर लिया। चलो इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। हालांकि वैसे तो ये पहला ही है कि भैया बीज जो है अंकुरित हो रहे हैं और सूखी लकड़ियां जो है फूल रही हैं। उन्हीं सूखी लकड़ियों के फूलने से दाब पैदा हो रहा था। उसी दाब का इस्तेमाल हमारे आदि मानव कर रहे थे, किसको तोड़ने के लिए? चट्टानों को तोड़ने के लिए या हमारे पत्थरों को तोड़ने के लिए। चाहे एक ही बिंदु में देख लो, चाहे अलग अलग रख के देख लो, ये आपकी मर्जी है। और उदाहरण क्या है? अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, ये संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते हैं। जी सर, ये समझ में नहीं आया, ये क्या है? दोस्त, बीज को तो तुमने अंकुरित कर दिया, इस बीज को अंकुरित कर दिया मतलब बीज का आवरण फट गया है। बीज का आवरण फट गया है। बीज का आवरण फट गया, फटने से बीज के आवरण, मान लो ये बीज था और इस बीज के अंदर ये कौन था दोस्त? ये भ्रूण था। तुमने इसके अंदर क्या डाला? पानी डाला, बीज चोल फट गया, भ्रूण संपर्क में आ गया मृदा के। अब मृदा के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा सर? तना बनाएगा और मूल बनाएगा। अब दिमाग लगाओ,
कोई चीज बाहर आ रही है, क्या बोला मैंने, कोई चीज क्या आ रही है, बाहर आ रही है। कहां से बाहर आ रही है, मृदा से बाहर आ रही है, मृदा से बाहर आ रही है। कौन आ रहा है सर, नया 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 पौधा। ये बिल्कुल नवनिर्मित पौधा नहीं होएगा, जमीन से बाहर नहीं आ रहा, ये नया पौधा नहीं है, ये जमीन से बाहर नहीं आ रहा। तो ये जो नया पौधा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नवोद्भिद। हिंदी में बोलते हैं पादप नवोद्भिद, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटलेट। ठीक है, तो जरा सोच, इस नवोद्भिद को बाहर आने के लिए फुलावट चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो फुलावट कब मिलेगी, जब इसको पानी लगातार मिलता रहेगा। ये पानी को अवशोषित करेगा और करके बाहर आ जाएगा। तो दोस्त तीसरा उदाहरण क्या था कि अगर अंतः शोषण नहीं होता, अंतः शोषण नहीं होता तो कोई दाब पैदा नहीं होता, किसमें, इस बीज के भ्रूण में। इस भ्रूण से ये तना और जो मूल जो बनी है इसके अंदर दाब नहीं होता बाहर आने का। बेसिकली किसके, तने के अंदर दाब नहीं होता बाहर आने का। तो ये दाब कहां से आया दोस्त, ये दाब आया किससे, अंतः शोषण प्रक्रिया से, जिसके कारण बाहर आकर स्थापित हो गया था, उभर कर बाहर आ गया था। अगर नहीं होता तो उभर कर बाहर नहीं आता, बाहर आ रहा है इट मींस अंतः शोषण है, इसलिए बाहर आ रहा है कौन, नवोद्भिद। डन। चलिए, अंतः शोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि इसमें जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं भैया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से विसरण ही हो रहा है। जल जो है कहां आ रहा था, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आता जा रहा है, यानी एक प्रकार का क्या है बेटा जी, ये विसरण है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा बिंदु, बीज या अन्य ऐसी सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। आप जानते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें जल नहीं होता वो तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर आपने देखा कि हमने बात करी थी लकड़ी की। लकड़ी में क्या थी, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति मृत भाग होता है, और मृत भाग में पानी नहीं था। तो जरा सोचिए, ऐसी लकड़ियां तो जल्दी से पानी को अवशोषित नहीं कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो पानी नहीं है। जिस चीज में पानी नहीं है वो तो यही चाहेगा ना, आओ आओ पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। तो लकड़ियों के अंदर पानी नहीं है तो उन्होंने जल्दी से अवशोषित कर लिया। बीज के अंदर पानी नहीं है, बताया था ना आपको, बीज में पानी नहीं है, उन्होंने जल्दी से अवशोषित कर लिया। तो ऐसे पदार्थ जिनमें पानी नहीं होता वो आसानी से जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। पांचवा, नेक्स्ट, हाँ जी, अवशोषक और अंतः शोषित होने वाले द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा देख मेरे दोस्त, मैंने कहा कि भाई साहब ये पदार्थ था जो अवशोषण करने वाला है, ये पदार्थ है जो क्या करने वाला है, अंतः शोषण करने वाला, अंतः शोषण। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये पदार्थ है जो अंतः शोषण करने वाला है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अवशोषक बोलूंगा। जो अवशोषण करने वाला है उसको मैं क्या बोलूंगा, सर ये अवशोषक कहलाएगा। एनसीईआरटी की लाइनें कई बार समझ में नहीं आती है, अब समझ में आया। ये जो अवशोषण करने वाला है क्या कहलाएगा, अवशोषक कहलाएगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, अंतः शोषित होने वाला द्रव्य। अब मैंने बोला इसके बाहर द्रव्य है, पानी है, मान लो ये पानी है, ये पानी था, ये जल था, मैंने बोला ये जल है। ओके सर, अब मैंने तुमसे सीधा बोला कि भाई ये जल अंदर जाने वाला है, ये जल अंदर जाने वाला है, ये अवशोषक है और ये द्रव्य अंदर जाने वाला है। तो जरा सोच, इस द्रव्य को, इस जल को, इस द्रव्य को मैं क्या बोलूंगा, अंतः शोषित द्रव्य नहीं बोलूंगा। यानी वो द्रव्य जो अंतः शोषित होने वाला है, वो द्रव्य जो अंदर जाने वाला है, उसको मैं क्या बोलूंगा, अंतः शोषित होने वाला द्रव्य। हाँ सर, इसको मैं क्या बोलूंगा, अंतः शोषित द्रव्य। अब आप मुझे बताइएगा दोस्त, दिमाग लगाइएगा, इस अवशोषक के अंदर पानी थोड़ा बहुत तो होएगा ना।
जरा सोच, अगर 0 कर दोगे तो कैसे चला जाएगा? डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों के बीच में सांद्रता प्रवणता का थोड़ा थोड़ा, मतलब सांद्रता प्रवणता होनी चाहिए। जैसे हमने बात करी भाई, देख बीज है, बीज की बात करी, बीज है ना, बीज जो होता है उसमें क्या बिल्कुल भी पानी नहीं होता? होता है, थोड़ा बहुत होता है, मामूली सी मात्रा में। हमारी जो लकड़ियां होती है उनके अंदर पानी नहीं होता, बहुत मामूली मात्रा में, बहुत मामूली मात्रा में होता है, बहुत मामूली मात्रा में है। तभी तो सांद्रता प्रवणता बनी है, पोटेंशियल का डिफरेंस बना है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस बना है, तभी तो अंदर जाएगा ना जल। तो ये जो लाइन जो थी, जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, कि अवशोषक यानी जो अवशोषित करने वाला है, और वो चीज जो अंदर जाने वाली अंतःशोषण, उनके बीच में क्या होना चाहिए? जल का विभव का प्रवणता होनी चाहिए, यानी जल विभव प्रवणता होनी चाहिए, यानी जो जल विभव जो है उसका डिफरेंस होना चाहिए, कि यहां पर जल थोड़ा बहुत मामूली सा भी हो चलेगा। बाहर है, हाँ है, अंदर होना चाहिए, यस, थोड़ा सा मामूली सा हो चलेगा, ताकि डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। समझ में आया? आई होप अब ये चीज समझ में आ गई होगी। छठा बिंदु बहुत सिंपल सा था कि भाई साहब, जब तक आप अंतर नहीं डिसाइड करोगे, जब तक आप दोनों के बीच में सांद्रता का डिफरेंस नहीं क्रिएट करोगे, किसके बीच में? जो द्रव्य अंदर जाने वाला है और वो जो द्रव्य को लेने वाला है, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होएगा, किसका? जल का, जल विभव का, तब तक जल अंदर कैसे जाएगा? आखिरी, इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य को अंतःशोषित करता है, वो अवशोषक और द्रव्य के बीच बंधुता होने वाली होना पहली शर्त है। कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ होएगा जल को खींच लेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देख क्या लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य को अंतःशोषित करता हो, अवशोषक और द्रव्य के बीच में बंधुता होना चाहिए, यानी जो द्रव्य अंदर जाने वाला है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसको रिपेल नहीं करना, उसको निकालना नहीं, उसको अवशोषित करना है, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बंध, ऐसे बंधों का निर्माण हो जिससे जल अंदर चला जाए। अब ये कई बच्चों को समझ में नहीं, बहुत सीधी सी बात है भाई साहब, बहुत सीधी सी बात है। जैसे चुंबक के दो अलग अलग ध्रुव होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। जैसे भाई देख, सीधी सी बात है, जैसे एक लिपिड है और एक जल है। लिपिड में तेल, मान लो तेल है और जल है, क्या तेल में मैं जल को घोल लेता हूं? नहीं, यानी उन दोनों के बीच में बंधुता नहीं है। समझ में आया? तो भाई यहां पर जो चीज एब्जॉर्ब करने वाली है, अवशोषक, वो जल को अवशोषित करने वाली है, यानी उसके अंदर बंधुता होनी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता होनी चाहिए उसके अवशोषक के अंदर। किसको? भाई देख, ऑलमोस्ट देख, बात यही है सीधी सीधी, जाने वाला जल है और लेने वाला अवशोषक है। अब अवशोषक जो है वो जल को अगर ले रहा है तो वो जल से संबंधित कुछ ना कुछ बंधुता तो दिखाएगा ना, उसके विपरीत थोड़ा ना होएगा। मतलब तेल से बना हुआ तो नहीं होएगा ना जो जल को ले ही ना। जरा सोचिए, एक अवशोषक जो लिपिड से बना हुआ है, क्या वो जल को अवशोषित कर लेगा? नहीं ना। देख सीधे सीधे बताऊं, देख मैंने बोला ये एक अवशोषक है और इसके ऊपर हमने तेल ही तेल लगा दिया। क्या लगा दिया? तेल ही तेल लगा दिया। लिपिड से बनी हुई है इसकी स्तर, बता जल अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्या? क्यों? दोनों में बंधुता नहीं है, जल में और लिपिड में। आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हमने यही तो बोला, अवशोषक और जो द्रव्य जाने वाला उनके बीच में बंधुता होनी चाहिए, खत्म। ये था बेटा जी आपका अंतःशोषण। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आ रहा है दोस्त, देखिए हमारे पास कई तरह के पेड़ होते हैं, छोटे भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं, शाख होते हैं, शूप होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब बात आ रही है कि वो जो वृक्ष जो होते हैं, उन वृक्षों में लंबी दूरी तक परिवहन कैसे होने वाला है। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष जो होते हैं ना, उनमें इतने लंबे लंबे 100-100 मीटर तक लंबे लंबे पेड़ों में इतनी ऊपर तक पानी कैसे जाता है, तो वो हम आज नहीं पढ़ेंगे। तो सर फिर क्या पढ़ेंगे? ये हेडिंग है उस टॉपिक की, लंबे लंबे पेड़ों में जल का संवहन कैसे होता है, ये तो टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि लंबी दूरी तक जल के परिवहन में जल परिवहन करता कैसे है ना। हम लंबी दूरी तक जल परिवहन देखेंगे,
कि लंबी दूरी तक बड़े बड़े पेड़ों में पानी का परिवहन कैसे होता है, ये तो मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो आता है इस हेडिंग का वो ये कि जल का परिवहन होता कैसे है, जल परिवहन कैसे करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने नदियां देखी हैं? हाँ सर। पाइप भी देखा होगा जिससे पानी जाता है। आप मुझे बताएं, आपके हिसाब से क्या जल का परिवहन ऐसे होता है कि पानी की एक बूंद आगे जाती है, फिर उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से पानी की बूंद एक दूसरे से अलग अलग होकर जाती है, या थोक के रूप में जाता है? पूरा का पूरा पानी एक साथ जाता है, सारे के सारे जल के अणु एक साथ जाते हैं। सोचिए, क्या थोक के रूप में जाता है, या एक 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 करके जल के अणु आगे परिवहन करते हैं? तो आपको आंसर पता है भाई। नदियों में पानी कैसे जाता है? पूरी नदी एक साथ जा रही कि एक पानी का अणु गया, फिर उसके पीछे दूसरा पानी का अणु आ रहा है, फिर तीसरा पानी का अणु आ रहा है। कहीं ना कहीं यहां से जल जो है एक साथ परिवहन करेगा कि एक जल का अणु गया, ऊपर गया, फिर पीछे दूसरा पीछे दूसरा आ रहा है, फिर पीछे तीसरा आ रहा है। नहीं ना, एक एक करके नहीं करता ना, पूरा थोक के रूप में। क्या होता है? बल्क, अंग्रेजी में बोलते बल्क, इंग्लिश में बोलते थोक। बल्क के रूप में एक साथ सारा पानी जाता है, थोक के रूप में परिवहन करता है। तो ये है सबसे पहला टॉपिक इसका। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखिए क्या लिखा हुआ कि भैया विसरण जो है वो एक धीमी प्रक्रिया, आप जानते हैं। ये सर, विसरण जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रोसेस है। यह छोटी दूरी तक अणुओं के पहुंचने में कारगर है। अब जरा सोचिए, एक घास है, घास का पेड़ है, और एक है बेटा जी हमारा बरगद का पेड़। अब घास के अंदर तो ये छोटी सी घास है, और ये लंबा सा बरगद का पेड़ है। अब घास के अंदर तो विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा जल चला जा सकता है, जल के अणु जा रहे हैं विसरण द्वारा। लेकिन दोस्त, लंबी दूरी तक क्या विसरण प्रक्रिया से जा सकता है जल? नहीं नहीं नहीं, नहीं। विसरण प्रक्रिया से नहीं जाएगा। लंबी दूरी तक अगर जाना है तो पूरा का पूरा थोक के रूप में सारा का सारा जल जो है ऊपर जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा जल जो है ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा जैसे यहां पर, जैसे घास की अगर मैं बात करूं, घास में तो ठीक है, जल के थोड़े बहुत अणु ऊपर गए, फिर थोड़े बहुत पीछे से आ रहे हैं, फिर थोड़े बहुत पीछे से आ रहे। क्यों? क्योंकि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, और छोटी दूरी तक, छोटे छोटे पादप जो होते हैं उसमें विसरण द्वारा थोड़ी सी दूरी तक तो जल का परिवहन हो सकता है, लेकिन लंबी दूरी तक तो नहीं हो सकता ना, यही लिखा हुआ है। एक प्रारूपिक पादप कोशिका लगभग 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणुओं की गति करने के लिए लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। यानी नॉर्मली अगर विसरण प्रक्रिया से अगर हम देखें, विसरण प्रक्रिया से अगर मैं देखूं तो 2.5 सेकंड में, विसरण प्रक्रिया से, ध्यान रखना, विसरण प्रक्रिया से 2.5 सेकंड में मात्र 50 माइक्रोमीटर दूरी तय हो रही है। 2.5 सेकंड में, सोच रहे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, इतनी देरी में 50 माइक्रोमीटर। यार ये तो मीटर में है, 100 मीटर में है सर। उस हिसाब से अगर विसरण प्रक्रिया से अगर जल यहां पर जाए तो साहब पूरा साल भर लग जाए इसमें तो। हाँ जी, साल भर लग जाएगा इस बरगद के पेड़ में ऊपर तक पानी पहुंचने में, अगर विसरण प्रक्रिया से जाएगा। जैसे विसरण प्रक्रिया से जब जल के अणु जब परिवहन करते हैं तो लगभग 2.5 सेकंड का टाइम ले लेते हैं 50 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। यही चीज को अगर मैं दिन के हिसाब से, यही चीज को अगर मैं 100 मीटर के हिसाब से निकालूं तो भाई साहब ये तो बहुत लंबा टाइम ले लेंगे, महीनों भर लग जाएंगे जल को परिवहन करने के लिए। तो अब आप बताइए, क्या विसरण एक कारगर प्रक्रिया है? क्या डिफ्यूजन से नीचे जल है, मान लो नीचे जल है, कहां? यहां नीचे जल है, ऊपर जल नहीं है। विसरण से अगर जल जाता तो महीने लग जाते किसको पहुंचने में? जल को पहुंचने में। अब आया मीनिंग समझ में? अब कनेक्ट हुआ आपको? ये 2 लाइनों का मीनिंग समझ में आया? वापस से बोलूं, फिर से सुन, वापस से सुन। मैंने क्या बोला कि हमें देखो जल का परिवहन करना है, हमें पादपों में जल का परिवहन करना है। आपने बोला ओके सर। आपने पूछा सर कौन सी विधि से होएगा?
मैंने कहा एक काम करते हैं, विसरण प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं कि भाई नीचे जल ज्यादा है ना, जड़ों के आसपास जल ज्यादा है, यहां पर तने में जल नहीं है, तो जल जो है विसरण विधि द्वारा ऊपर गया, चलो मान लेते हैं। लेकिन विसरण विधि जो है बहुत धीमी प्रक्रिया है। कितनी धीमी है सर? कि 2.5 सेकंड में लगभग 50 माइक्रोमीटर की ही दूरी तय हो पाएगी। 2.5 सेकंड में 50 माइक्रोमीटर है, तो 2.5 सेकंड में 50 माइक्रोमीटर की दूरी अगर तय हो रही है, तो लंबे लंबे पादपों में विसरण विधि द्वारा तो पानी अगर पहुंचेगा तो भाई साहब महीने लग जाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा, क्या विसरण विधि एक कारगर विधि है क्या जल का परिवहन करने के लिए? नहीं सर, विसरण विधि कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो क्या करें, आइए पढ़ते हैं। विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन आवश्यक है, यानी आपके पास कोई विशेष, विशिष्ट का मतलब कोई विशेष ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यापक दूरी का परिवहन कर सके। व्यापक मतलब लंबी दूरी तक परिवहन कर सके। हम जानबूझ के बेटा ये लिख कर लाया हूं मैं, ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आए, एक एक लाइन। विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन आवश्यक है ताकि उपयोगी पदार्थ तीव्र गति से पहुंच सके। भाई साहब अगर विसरण प्रक्रिया से अगर जाएंगे तो तीव्र प्रक्रिया तो नहीं होगी, बहुत धीमी प्रक्रिया होगी, इतनी धीमी होगी कि कहीं ना कहीं महीनों लग जाएंगे ऊपर तक पहुंचने में, लंबी दूरी तक परिवहन करने में। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यापक दूरी, व्यापक मतलब लंबी दूरी तक क्या करा दे, परिवहन करा दे। अब आप बोलेंगे सर कौन सी प्रक्रिया होती है वो जिसके कारण लंबी दूरी तक परिवहन कर सके? और अगर परिवहन होगा तो क्या वो बूंद दर बूंद होगा? एक पानी की बूंद गई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पानी की बूंद जा रही है, फिर पीछे पीछे तीसरी पानी की बूंद आ रही है, कैसे होएगा? आगे देखते हैं। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। क्या? चाहे जल हो, चाहे जल में घुले हुए खनिज हो, चाहे भोजन हो, एक 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 रूप में नहीं जाएंगे, पूरे समूह में जाएंगे। सामूहिक प्रणाली का मतलब पूरा एक समूह जाएगा, जल का पूरा एक कॉलम जाएगा, पूरा जल का समूह जाएगा, चाहे भोजन का समूह जाए, चाहे जल का समूह जाए, जाएंगे कैसे? सामूहिक रूप से या थोक रूप से। तो सामूहिक या थोक प्रवाह, मास या बल्क फ्लो जो होएगा, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। यानी अगर जड़ से ऊपर तने तक जाएगा क्या जल, तो एक एक ऐसे नहीं जाएगा कि एक जल की बूंद गई, फिर पीछे दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, फिर चौथी आ रही है, एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, ना 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 ना, ऐसे नहीं जाएगा। पूरा का पूरा इस तरीके से ये जल जो है इस तरीके से पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, अलग अलग होकर नहीं जाएगा, एक साथ जाएगा। सामूहिक रूप से बल्क के द्वारा, सामूहिक रूप से थोक रूप से क्या जाएगा, पूरा का पूरा जल जाएगा। अब सर ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा? तो इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? दाब, प्रेशर। अब जरा सोचिए, ऊपर से कोई चीज ऐसी है जो खींचे, दिमाग लगा, सोच, ऊपर से कोई एक ऐसा दाब लग रहा है, कोई एक ऐसा प्रेशर लग रहा है, ऊपर एक व्यक्ति बैठा रखा है जो दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है और खींच रहा है, और जोर से खींच रहा है, और जोर से जब खींचेगा तो इमेजिन कर, नीचे दाब कम, ऊपर दाब ज्यादा, इतना ज्यादा कि कहीं ना कहीं एक 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 बूंद तो आने वाली नहीं है, पूरा का पूरा थोक आएगा। किसका? थोक के भाव आएगा। कौन? पूरा का पूरा जल। कनेक्ट हुआ? समझ में आया? क्लियर है? जिसको एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं, आप सभी ने कुआं देखा है, सभी ने कुआं देखा है? हाँ सर, होता है कुआं। हाँ जी, ये कुआं है मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें ये पानी था। क्या था? पानी था, ठीक है। अब पानी यहां ज्यादा, यहां पर पानी है, हाँ सर यहां पर पानी है, और यहां पर हमने एक मोटर लगा दी है।
क्या लगा दिए? मोटर। और वो मोटर का पाइप नीचे है, ठीक है। अब मोटर ने खींचा, मोटर ने क्या लगाया? दाब लगाया। अब मोटर ने एक प्रेशर लगाकर, दाब लगाकर खींचा किसको? जल को। तो जल जब खींचेगा तो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा गया, फिर थोड़ा और गया, फिर थोड़ा और गया, ऐसे जाएगा कि एक साथ सारा का सारा एक साथ जाएगा। सर एक साथ जाएगा, वो पूरा इतना बल लगाकर खींचेगी मोटर कि सारा का सारा जल जो है एक साथ सामूहिक रूप से समूह में थोक के भाव एक साथ सारा का सारा आएगा। आया? कनेक्ट हुआ? समझ में आया? तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है? सर दाब लगाना है। एक तरफ दाब ज्यादा होना चाहिए, यहां पर ऊपर, भाई ऊपर खींचना है तो ऊपर दाब ज्यादा होना चाहिए, नीचे दाब कम होना चाहिए, है ना? तो ऊपर से दाब लगेगा, जल खींचेगा, जल के अणु एक एक करके नहीं जाएंगे, पूरा समूह में जाएगा। अब पढ़ देख क्या लिखा हुआ, देख क्या लिखा हुआ, जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। चाहे जल हो, चाहे खनिज हो, चाहे भोजन हो, सामूहिक रूप से परिवहन करते हैं, पूरा मतलब ग्रुप में जा रहे हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामूहिक रूप से क्या होएगा? परिवहन होएगा। तो दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के कारण होता है। क्या बोला था भाई? थोक के भाव कैसे जाएगा? दिमाग लगा। जब दाब में अंतर होएगा, एक तरफ दाब होएगा बहुत ज्यादा, भाई यहां पर जरा सोच, ऊपर की तरफ दाब अगर बहुत प्रेशर से पानी खींचा जाएगा तो पानी की एक एक बूंद जाएगी कि पूरा समूह में जाएगा? सर पूरा समूह में जाएगा, खत्म। ये चीज समझानी थी, बस इतनी सी बात थी। तो सामूहिक प्रवाह पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। मतलब जैसे एक नदी बहती है, एक नदी बहती है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल नदी क्या ऐसे बहती है कि थोड़ा सा पानी गया, फिर पीछे थोड़ा सा आ रहा है, फिर पीछे थोड़ा सा आ रहा है, या पूरा का पूरा एक साथ जाता है। नदी में पानी एक साथ जाता है। उसी तरीके से सामूहिक प्रवाह का मतलब पदार्थों का, चाहे वो घोल हो या निलंबन हो, चाहे वो एक मतलब गाढ़ा तरल हो या ज्यादा गाढ़ा तरल ना हो, जाएगा बिल्कुल किसकी जैसे, जैसे नदी में प्रवाह होता है जल का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नदी बह रही है, यूं सोच ले, ये नदी ऊपर की तरफ जा रही है। अब कुल मिलाकर आपका प्रश्न यही होएगा, सर ये सारी चीजों से हम सहमत हैं, हमें समझ में आ गया जो आप कहना चाह रहे हो, हम कनेक्ट कर गए हैं। क्या कनेक्ट कर गए हैं? कि सर यहां पर लंबी दूरी तक अगर जल का परिवहन होना है तो विसरण विधि से तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे होएगा, महीने लग जाएंगे किसमें? विसरण विधि द्वारा जल के परिवहन में। तो सर क्या करें? तो भाई साहब हमें ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर दाब लगेगा, ऐसा दाब जो जल को खींचे, तो जल आएगा। समझ रहे? कनेक्ट कर रहे कि विसरण विधि से तो जाएगा नहीं, तो कोई विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी विशेष प्रक्रिया? मैंने कहा एक ऐसी विशेष प्रक्रिया जिसमें ऊपर दाब लगेगा, प्रेशर से पानी खींचा जाएगा। एक मोटर लगी हुई है जो प्रेशर से पानी खींचेगी, और प्रेशर से पानी जब खींचकर ऊपर जाएगा तो बिल्कुल नदी की तरह जाएगा, पूरे समूह के रूप में जाएगा। ये है कहानी मेरी जुबानी जो यहां तक आपको समझानी थी। बोल अब समझ में आया? अब मेरे को बता आपका प्रश्न क्या है? यही पूछेंगे ना, सर ये कौन लगा रहा है ये दाब? ये दाब किसने लगा दिया? यहां पर ऊपर कौन सी मोटर बैठी है जिसने खींच लिया पानी को? पूछेंगे ना, सर आखिर वो दाब कौन लगा रहा है? आखिर वो प्रेशर किसने लगाया जिससे पानी ऊपर चला गया है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चला गया। मेरे को याद है जब मैं हमारे कॉलेज में अपना वाइवा दे रहा था, है ना, जब हम अपनी रिसर्च जो होती है ना, रिसर्च जो हम करते हैं उसकी थीसिस होती है, थीसिस सबमिट करते हैं, तो इन्वेजिलेटर आते हैं। इन्वेजिलेटर मतलब एग्जामिनर जिनको हम बोलते हैं, टेस्ट लेने के लिए, वाइवा लेने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए जब आते हैं, तो उन्होंने ना मेरे से बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा
बता भाई पार्थ, ऐसी कौन सी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती है? हालांकि आप लोग समझ चुके होंगे आंसर, है ना? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। सर इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया? हाँ इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सी ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही है, उल्टी जा रही है? तो मेरे साथ एक लल्लू सा मेरा दोस्त बैठा था, उसने बोला सर हम जो दिवाली पे रॉकेट जलाते हैं ना, रॉकेट, वो जाती है सर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। उसने बोला भाई मैं प्राकृतिक रूप से चीज पूछ रहा हूं, प्राकृतिक, नेचुरल, नेचुरली कौन सी ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही है? तो याद रखना, पादपों में जल का परिवहन कैसा होता है? अपोजिट टू ग्रेविटेशन होता है। अब फाइनली क्वेश्चन वहीं आकर अटक जाएगा कि सर आखिर ऊपर वो कौन सी मोटर है जिसने पानी को खींच लिया, सामूहिक रूप से खींच लिया? वो कौन सा दाब था जिसकी वजह से पानी ऊपर चला गया? तो वो हम डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यह विसरण से भिन्न होएगा। अब ये जो प्रक्रिया जो होएगी जिसमें थोक के बहाव जो जाने वाला है, ये प्रक्रिया बेटा देख सीधी सी बात है, विसरण तो होगी नहीं, क्योंकि अगर विसरण से जाएगा तो बहुत धीमा हो जाएगा। तो क्या बोला? ये विसरण से भिन्न होता है जहां विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहन करते हैं। अब जरा सोच, विसरण में क्या था? मैंने यहां पर डिओड्रेंट छिड़का, तो उसमें जो खुशबूदार कण जो है ना, मान ले 5 खुशबूदार कण यहां पर है, 5 में से वहां पर मान लो पहला जल्दी पहुंच गया, दूसरा थोड़ा पीछे जा रहा है, तीसरा और पीछे जा रहा था, चौथा गया नहीं, 5वां नहीं जा पाया। तो स्वतंत्र रूप से जा रहे थे ना भाई। विसरण में हमने बोला कि यहां पर कुछ पदार्थ है, ये कुछ अणु है, इनकी सांद्रता यहां ज्यादा है, यहां कम है। तो अब ये एक साथ जाते हैं कि ये स्वतंत्र है एक दूसरे से? सर ये स्वतंत्र है, हो सकता है ये चला जाए, हो सकता है ये चला जाए, हो सकता है ये ना जाए, हो सकता है ये ना जाए, हो सकता है ये बीच में ही रुक जाए, ना जा पाए। तो स्वतंत्र है ना। तो विसरण में जो भी अणु, जो भी पदार्थ परिवहन करता है वो धीमा इसीलिए परिवहन करता है क्योंकि वहां पर विसरण विधि से जो भी पदार्थ जाता है उसके अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक साथ नहीं जाते, सामूहिक रूप से नहीं जाते हैं। अब जरा सोच, दिमाग लगा, कोई चीज स्वतंत्र रूप से जा रही है और कोई चीज सामूहिक रूप से जा रही है। जैसे मैंने बोला मेरे घर में मान लो 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। मेरे घर में मान लो 50 लोग हैं। 50 में से 25 ने गाड़ी करी और गाड़ी करके दिल्ली आ गए। बाकी 25 जो थे, उन 25 में से 2 ने गाड़ी करी, 3 की तबीयत खराब हो गई, 5 जो थे उनका मन नहीं किया, बाकी 7-8 जो थे, है ना, मतलब आ रहे थे, बीच में कहीं फोन आ गया, कहीं और जाना है ना। तो अब जरा सोचिए, ये स्वतंत्र थे, इनके साथ कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना सारे के सारे एक साथ जल्दी के जल्दी पहुंच जाएंगे। हो सकता है किसी ऐसी परिस्थिति में इन 25 में से किसी की दुर्घटना हो जाए, इन 25 में से किसी के साथ कुछ ऐसी कहानी हो जाए कि नहीं जा पाए। 25 के 25 में से हो सकता है कोई जाना नहीं भी चाहता हो, लेकिन ये जो 25 से ये तैयार थे, बोले हम जाएंगे, एक ही गाड़ी में बस करके जाएंगे। बस करी, सारे के सारे एक साथ पहुंच गए। कौन पहुंचे जल्दी? ये पहुंच गए ना। इनमें से हो सकता है कोई जल्दी पहुंच जाए लेकिन कोई ना भी तो पहुंचे। तो बात वही आ रही है ना कि अगर आप समूह में भेजोगे तो सारी चीज एक साथ चली जाएगी, पूरी की पूरी चीज जाएगी। लेकिन विसरण में जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो हो सकता है बीच में कोई ना जा पाए, हो सकता है कोई चला जाए, हो सकता है कोई रुक जाए। हमें तो एक ऐसी प्रक्रिया चाहिए थी जिसमें सारा का सारा जल चला जाए, तो विसरण से तो नहीं भेज पाएंगे। आया समझ में? एक तो धीमा है, ऊपर से उसके जो पदार्थ हैं जो भी विसरण विधि से जाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो हो सकता है पहुंचे, हो सकता है ना भी पहुंचे, इसलिए विसरण तो नहीं होगा। अगला बिंदु, थोक प्रवाह जो है, थोक प्रवाह सामूहिक रूप से जो हम भेजेंगे को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या है सर जी?
ये क्या है सर जी, आइए समझते हैं। मैंने बोला दोस्त ये मेरा पेड़ है, और मैं यहां पर जल भेजना चाहता हूं। ये मेरा पेड़ है और यहां पर मैं ये जो जल जो था इसको भेजना चाहता हूं, यहां तक भेजना चाहता हूं। हमने ये तो देख लिया कि कतई विसरण से तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। विसरण धीमी प्रक्रिया है, नहीं पहुंच पाएंगे। और विसरण से अगर जाएंगे भी तो हो सकता है कुछ चले जाए, कुछ ना भी पहुंच पाए, है ना। समूह में तो नहीं जा रहे हैं ना। तो अब क्या होएगा सर, समूह में भेजना पड़ेगा। बात आ रही है समूह में जाएगा कैसे। हमने बोला सीधी सी बात है, यहां पर दाब लगेगा, यहां पर दाब लगेगा। अब जरा सोचिए, यहां पर दाब और यहां पर जो दाब लगेगा, उस दाब में कतई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाएं। यहां पर जो दाब लगेगा, यहां पर जो दाब लगेगा किसका, जल का, जल का दाब जो लगेगा ना, जल दाब लगेगा। यहां पर जो जल का दाब लगेगा, इमेजिन करिए जल का दाब यहां पर और यहां पर सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए कि डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए कि सेम होना। सोच, यहां पर जितना जल का दाब उतना ही यहां पर जल का दाब। जब दाब का कोई डिफरेंस ही नहीं है, यहां पर दाब बराबर बराबर है, जा पाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जलीय दाब एक तरफ धनात्मक पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव रखना पड़ेगा। एक तरफ दाब ज्यादा, एक तरफ दाब कम होना चाहिए, है ना, है ना। तो ये लाइन को जरा फील कर, क्या लिखा हुआ है कि भाई तुझे थोक के रूप में भेजना है। तो कैसे भेजेगा, जब धनात्मक जलीय दाब, पॉजिटिव वाटर का प्रेशर हो और नेगेटिव जलीय दाब हो। तो धनात्मक जलीय दाब और ऋणात्मक जलीय दाब होना चाहिए, प्रवणता होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ दाब ज्यादा, एक तरफ दाब कम होना चाहिए, तभी तो जल जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये वाली लाइन भी कई बच्चों को समझ, सर धनात्मक जलीय दाब ऋणा, अरे भाई जल का दाब एक तरफ ज्यादा होएगा पॉजिटिव, एक तरफ कम होएगा नेगेटिव। जब होएगा पॉजिटिव नेगेटिव यानी अंतर होएगा, तभी तो जल जाएगा। अगर जल का दाब बराबर हो गया तो जल जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना। तो जल का दाब जो है, जलीय दाब जो होएगा, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक होएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे, आप सोचो यहां पर कहां पर जलीय दाब धनात्मक होएगा और कहां पर ऋणात्मक होएगा। यहां पर जलीय दाब कैसा होएगा और यहां पर जलीय दाब कैसा होएगा, सोचिए। आप यही बोलेंगे सर यहां पर दाब ज्यादा होएगा, यानी यहां पर पॉजिटिव होएगा, यहां पर जल का दाब कम होएगा, नेगेटिव होएगा। यहां पे जल खींचा जाएगा तो जल का दाब पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। नहीं नहीं सर, माथा चकरा रहा है, नहीं, यहां पर पॉजिटिव नहीं होता है, यहां पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सर कैसे, सर कैसे, यहां पर ऋणात्मक जलीय दाब होता है और यहां पर धनात्मक जलीय दाब होता है। अब इस चीज को मुझे समझाना पड़ेगा आपको। हालांकि ये जो चीज जो है ये आगे इसी चैप्टर में आगे आने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज ही इसी चीज को समझ लें। यही है वो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कई बच्चों को समझ में नहीं आती। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, प्यार से, आराम से, तसल्ली से सुनना, समझना। देख दोस्त, समझना, मैं तुमको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने पहले भी दिया हुआ है, जिन बच्चों ने सुना है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है ध्यान से सुनना। मैंने बोला बेटा एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में मैंने मान लो आप में से किसी एक बच्चे को बैठा दिया है, किसी भी एक बच्चे को मैंने इस कमरे में बैठा दिया है। कमरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है हमारा, यहां पर देखते हैं हम, यहां पर मैंने बोला ये कमरा है और ये कमरे का गेट है ना, और यहां पर मान लेते हैं किसी एक बच्चे को बैठा दिया है। किसी
एक बच्चे को हमने यहां पर बैठा दिया है। ओके, ठीक है। अब ये जो बच्चा जिसको हमने यहां पर बैठा है, मान लो बच्चे को हटाते हैं, मुझको ही बैठा दिया। किसको बैठा दिया? मुझे बैठा दिया। और मुझे इस कमरे में बैठा दिया, मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। ध्यान से सुनना, मुझे इस कमरे में बैठा दिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं, हाथ पैर बांध दिए हैं, ठीक है। और मुझे 5 से 6 दिन तक भूखा रखा गया। डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी। कमरे के अंदर मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं और मुझे 5 से 6 दिन तक भूखा रखा गया है। क्या रखा गया है यहां पर? कि मैं यहां पर भूखा हूं। ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या हुआ? अब छठे दिन, ध्यान से सुनना, छठे दिन क्या हुआ? गेट खोला किसी ने, मान लो मेरे को किसी ने कैवो कर लिया था, क्या किडनैप कर लिया था मेरे को। छठे दिन ये गेट खुला और यहां पर भी एक कमरा था। ये है कमरा 1, ये है कमरा 2। कमरे 2 से होकर कोई व्यक्ति आया और आकर गेट खोला, और गेट खोलने के बाद मेरे सामने 100 पकवान रख दिए। 100 भोजनीय पदार्थ रख दिए हैं। छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसा और आपके फल फ्रूट रख दिए हैं, रोटी सब्जी रख दी है, गुलाब जामुन रख दिए हैं, रसमलाई रख दी है, मैगी रख दी है, ऐसे 100 पकवान रख दिए मेरे आगे। मैंने कहा भाई साहब 100 पकवान मेरे आगे रख दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, मेरे हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं, बताइए क्या होएगा? मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे सामने 100 पकवान रख दिए, बताइए मैं क्या करूंगा? छठे दिन, 5 दिन से भूखा हूं, क्या होएगा मेरे अंदर? ऑब्वियस ही बात है सर, आप तड़पेंगे, अपने हाथ खोलने की कोशिश करेंगे और मुंह में पानी भी आ रहा होगा, नहीं? है ना, आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। अब वो जो व्यक्ति जिसने 100 पकवान सामने रखे, है ना, मेरे को उतावला बना दिया कि मैं अपने हाथ खोल लूं और खाना खा लूं, है ना? उसने क्या किया? पहले तो मेरे साथ ऐसे नौटंकी बाजी करी और 100 पकवान में से एक था पार्ले जी का बिस्किट। 100 पकवान में से एक पकवान जो था वो था पार्ले जी का बिस्किट। उसने पहले तो मुझे 100 पकवान दिखाए, मेरे सामने रखे, मेरे को लालच दिया, मेरे मुंह से लार निकल रही है, पानी निकल रहा है, और फिर उसने 100 में से निकाल कर 99 यहां पर ले आया। वापस से गेट खोला और 99 इस रूम में ले आया। कौन से? दूसरे रूम में। और मेरे सामने केवल एक पकवान रह गया। कौन सा? पार्ले जी का बिस्किट। कौन सा बिस्किट? पार्ले जी का। अब ध्यान से सुनना, कहानी यहां पर आ रही है, मेन जो कहानी है वो यहां पर है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? मेरे हाथ मेरे पैर दोनों खोल दिए हैं, और उसके पास गन भी है, उसके पास बंदूक भी है, तो उसको तो मैं मारने वाला हूं नहीं, है ना? उसके पास गन है, उसने मेरे हाथ पैर खोल दिए हैं। और अब आप मुझे बताइए, जैसे ही उसने मेरे हाथ पैर खोले, जैसे ही उसने मेरे हाथ पैर खोले, हाथ तोड़ दिया, जैसे उसने मेरे हाथ पैर खोले और ये गेट भी खोल दिया, आप मुझे बताइए मैं क्या करूंगा? दिमाग लगाओ, सोचो। क्या मैं, गेट खुला पड़ा है, क्या मैं वो पहले पार्ले जी का बिस्किट खाऊंगा, या भाग के इस रूम में आऊंगा और वो जो 99 पकवान है उनको खाऊंगा? मेरे को सामने दिख रहे 99 पकवान खा सकता हूं, मेरे को सामने दिख रहा है मैं पार्ले जी का बिस्किट खा सकता हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, मैं क्या खाऊंगा? वो पार्ले जी का बिस्किट खाऊंगा कि वो गेट से होता हुआ 99 पकवान खाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, गेट से भागता हुआ आऊंगा और ये 99 पकवान खाने लग जाऊंगा फटाफट। इतनी सी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है दोस्त, तो अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, इस कहानी को ध्यान में रखकर जो चीज मैं समझाने वाला हूं जरा फोकस करिएगा। बेटा ये एक पेड़ है, हाँ सर, ठीक है। इस पेड़ में यहां पर
0 जल का अणु है। भूखा है ये पेड़, भूखा है मतलब प्यासा है ये पेड़। ये पेड़ का ये वाला भाग जो है प्यासा है, इसमें कोई भी जल का अणु नहीं है, 0। ओके सर जी। नीचे 100 अणु है, किसके? जल के। ओके, अब जरा सोच, ये मत पूछ ये 100 के 100 जल के अणु यहां से होते हुए यहां आ गए। कितने आ गए? 100 के 100 जल के अणु यहां पर आ गए, आ गए यहां पर। कहां पर? इस पेड़ में यहां पर आ गए। अभी तक 0 थे, प्यासा था, भूखा प्यासा था। हाँ, भूखा प्यासा था, कोई पानी वानी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब इसके सामने कितने लाए गए थे? 100 पकवान। इसके पास कितने अणु आ गए जल के? 100 अणु आ गए। ये बोलेगा ओए होए बल्ले बल्ले मजा आ गया। आ गए ना? हाँ सर, 100 पकवान आ गए। अब जब 100 पकवान आएंगे, जब तक कुछ नहीं था तो दाब कैसा था? इमेजिन कर, जब यहां पर कोई जल का अणु नहीं था तो कैसा दाब था? पॉजिटिव था कि नेगेटिव दाब था? दिमाग लगा। यहां पर दाब कैसा था? जब तक जल के अणु नहीं आए थे तो कैसा दाब था यहां पर जल का? सर नेगेटिव था। हाँ सर। लेकिन जैसे 100 जल के अणु आ गए, सर कैसा दाब हो गया? सर पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। अब इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये 100 के 100 जल के अणुओं में से 99 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, भाप बनके, वाष्प बनके, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा वाष्पोत्सर्जन। सर जी ये तो बहुत ही बेकार गंदी प्रोसेस है, ये तो बहुत ही घटिया प्रोसेस है, ये तो बहुत ही घिनौनी बकवास बेकार बहुत ही बेकार प्रक्रिया है सर ये तो। क्योंकि यहां पर अच्छे भले जल के अणु आए थे, आपने तो 99 निकाल कर पटक दी, ये तो नुकसान हो गया पेड़ को। मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत ही बेकार चीज है। अब जरा सोचिए, इस वाष्पोत्सर्जन के कारण आप बोलेंगे सर हुआ क्यों था? मैंने कहा अभी बता रहा हूं, लेकिन सुन। मैंने कहा जब 100 आए थे तो ये पेड़ कैसा हंसता खिलखिलाता हुआ हो गया, ओहो हो मजे आ गए, 100 के 100 जल के अणु आ गए। लेकिन जैसे ही 99 निकल गए, जैसे ही 99 निकल गए, अब आप मुझे बताइए क्या इस पेड़ के इस भाग को नुकसान नहीं हो गया? हाँ सर नुकसान हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, यहां पर जब 100 आए थे तो दाब कैसा था? धनात्मक था। जब 99 निकल जाएंगे, एक रह जाएगा, मात्र एक रह जाएगा। 100 आए थे, 100 में से 99 निकल गए, मात्र एक जल का अणु रह गया। 99 तो निकल गए हैं, एक जल का अणु रह गया। 99 निकल गए, एक जल का अणु रह गया। अब आप मुझे बताएं दाब कैसा हो जाएगा? सर नेगेटिव दाब हो जाएगा। सोचना भाई, तेरे सामने 100 पकवान रखे, तू हंसता खिलखिलाता हुआ, हाँ मजे आ गए, पॉजिटिव चीज हुई तेरे साथ। हाँ, जब इसके पास कुछ नहीं था, 100 पकवान रखे, ये हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मजे आ गए इसको, है एक पॉजिटिव चीज मिली इसको। हाँ, लेकिन इमीडिएटली जब 100 में से 99 यहां रख दिए तो ये रोने धोने लग गया, नेगेटिव चीज हुई इसके साथ। हाँ सर नेगेटिव चीज हुई। वही यहां पर दाब कैसा हो गया? सर यहां पर दाब कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि 99 निकल गए यार, निकल गए ना। अब जरा सोचिए, अब इसको गुस्सा आया था? हाँ आया था। किडनैपर डर गया, उसने इसके हाथ पैर खोल दिए। कहां पहुंचा? किसके पास पहुंचा? उन 99 के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा? उसके पास खाने के लिए पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब आप मुझे बताइए, यहां पर 100 में से जब 99 निकल जाएंगे तो एक ऋणात्मक क्या पैदा होएगा? दाब। एक कैसा दाब पैदा होएगा? ऋणात्मक दाब पैदा होएगा। और ये ऋणात्मक दाब क्या करेगा? खींचेगा, और अणुओं को खींचेगा, और अणु आएंगे, और अणु आएंगे। मान लो फिर 100 जल के अणु आए, 100 में से फिर 99 निकल गए, फिर 99 निकल गए, फिर एक रह गया। उस एक को तो यूज में ले लेंगे, लेकिन नुकसान के बदले फिर नेगेटिव दाब पैदा होएगा, फिर वो नेगेटिव दाब खींचेगा। जरा सोचिए, कहीं ना कहीं मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, क्या कहा था?
यहां पर दाब कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, और वो ऋणात्मक जलीय दाब क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन बल कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बल बोलते हैं। कैसा दाब होता है सर? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो जल आया था उसमें से मैक्सिमम 90 to 99% जल की हानि हो जाती है, और हानि हो जाती है, नुकसान होता है। तो पेड़ कहता है मैं ऐसे थोड़ा ना नुकसान झेलूंगा, मैं और खींचूंगा। तो और जब वो खींचता है तो फिर निकल जाता है, फिर उसको नुकसान होता है, वो कहता है और खींचूंगा। इसीलिए याद रखना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कर्टिस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी जरा देखिएगा। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी थी कि ट्रांसपिरेशन इज एन essential evil। क्या बोला था? ट्रांसपिरेशन इज एन essential evil। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने बोला वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक, essential का मतलब क्या है? आवश्यक। और एविल का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं ना, उनके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज में लेते हैं एविल। तो अब आप मुझे बताएं, कोई चीज आवश्यक है कि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है ना, उसके लिए मैं उसको मैं किस तरीके से संबोधित करूंगा कि ये एक पॉजिटिव चीज है। मान लो मैंने बोला कि यार ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, यानी ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज है। भाई कोई नेगेटिव चीज तो नहीं बोलूंगा कि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, नेगेटिव चीज के लिए है। या पॉजिटिव चीज के लिए हम ये वर्ड यूज में लेते आवश्यक। सोचिए, किसी पॉजिटिव चीज के लिए यूज में लेंगे ना ये वाला वर्ड, यस सर, ये वाला शब्द जो है किस चीज को दर्शाएगा? पॉजिटिविटी को। लेकिन भूत प्रेत पिशाच ये वाला वर्ड एविल जो होता है, ये किस चीज को दर्शाता है? नेगेटिविटी को। अब इतने से वर्ड की अहमियत को समझो, जो इस कर्टिस ने बोला कि वाष्पोत्सर्जन एक पॉजिटिव प्रक्रिया और नेगेटिव प्रक्रिया दोनों के मिश्रण से बनी है। कैसे? अब जरा सोचिए। नेगेटिव इसलिए क्योंकि साहब आप तो 99% जल निकाल रहे हो, तो कोई नेगेटिव चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर, नेगेटिव चीज हो रही है। लेकिन उस नेगेटिविटी के कारण जल ऊपर भी तो आ रहा है। सोचो, अगर ये नेगेटिव चीज ना होती तो जल आ पाता? नहीं आ पाता। तो इस नेगेटिव चीज के कारण पॉजिटिविटी हो रही है, ये जल के अणु आ रहे हैं। अब जो आते हैं ना उनमें से 99%, लेकिन 1% तो बचेगा ना, वो 1% ये पेड़ यूज में लेगा। तो अब आप मुझे बताएं कि वाष्पोत्सर्जन एक नेगेटिव प्रक्रिया होने के कारण कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आ रही है। और क्या लेकर आ रही है? लंबी दूरी तक जल का परिवहन जो होता है वो इस वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के कारण होता है। और ये वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन एक दाब लगाता है। कैसा होता है वो दाब? सर वो ऋणात्मक दाब होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब जल नहीं होगा तो जल आया और जब निकल गया तो नेगेटिविटी आएगी, तो यहां पर होएगा नेगेटिव प्रेशर। अब जरा सोचिए, यहां पर अगर जल है, यहां पर जल है, तो यहां पर दाब कैसा होगा? कोई चीज कहीं पर उपस्थित है तो उसके लिए वो पॉजिटिव चीज है, तो यहां पर बल कैसा होएगा? पॉजिटिव होएगा। और यहां पर बल कैसा होएगा? नेगेटिव होएगा। यहां पर जल नहीं है, नेगेटिविटी। यहां पर जल है, पॉजिटिविटी। नेगेटिव बल बहुत तेज है जो जल को क्या कर लेगा? खींच लेगा। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात थी जो आपको समझानी थी। बताइए, ये था जो मैं आपको समझाना चाहता था, और यही चीज आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर से आएगी। तो बाबू अगर आपने ध्यान से सुना है ना, कसम से ये सारी चीज A to Z आसानी से समझ में आ जाएगी। अब
क्योंकि यही था वो कंसेप्ट जो आपको समझाना था। पता नहीं काहे ये कंसेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत सीधा सा तो है, जल है, गया, 99% निकल गया, 1% यूज में आ रहा है। जब आया 100% आया तो उसमें से अगर 99 निकल जाएगा तो एक नेगेटिविटी पैदा नहीं होगी, और वही नेगेटिविटी फिर से जल को खींचेगी। फिर जल आएगा, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन निकल जाएगा, जो रह जाएगा वो यूज में आ जाएगा, नेगेटिविटी होगी, फिर वो खींचेगा। आए समझ में? क्लियर है? चलिए अब इधर देखिएगा। अब थोक के रूप में जब ये जा रहा था, क्यों जा रहा था ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पर एक बल लग रहा है। कौन सा? नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। और वो कौन सा प्रेशर है? ट्रांसपिरेशन प्रेशर, वाष्पोत्सर्जन बल लग रहा है बेटा जी वो। और उसके कारण जब थोक प्रवाह होएगा किसका? जल के अणुओं का, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या बेटा जी? स्थानांतरण। इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। तो पदार्थों का पादपों की संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, तो संवहनी ऊतक जाइलम है ना, संवहनी ऊतक द्वारा थोक या सामूहिक गति को क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। यानी पादपों में चाहे जाइलम जल को लेकर जा रहा हो या फ्लोएम भोजन को लेकर जा रहा हो, है ना, लेकर कैसे जाएंगे? थोक के रूप में लेकर जाएंगे। और इसी तरीके से थोक के रूप में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। प्रश्न पूछा जाता है, स्थानांतरण क्या होता है? पदार्थों का सामूहिक रूप से परिवहन क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। डन। उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो उच्च पादप होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें संवहनी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और यही क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन करते हैं। यही क्या कहलाते हैं? यही क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। बोलो डन डना डंडन। पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई? आपको पता है ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये अगले लेक्चर में आने वाली थी। मैंने सोचा था अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं, आज ही पढ़ा डालते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये नहीं पढ़ाता तो दिमाग में क्वेश्चंस आते कि सर आपने बोला कि विसरण से नहीं जाएगा, थोक के भाव जाएगा, थोक से कैसे जाएगा? आपने बोला कहीं ना कहीं दाब प्रवणता होएगी, दाब का डिफरेंस होएगा। आपने बोला यहां पर कोई दाब लगेगा जो जल को थोक के भाव खींचेगा। कौन सा दाब है? और वो दाब धनात्मक है कि ऋणात्मक है? आपने बोल दिया ऋणात्मक है, नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सा दाब लग गया? इसीलिए बताना जरूरी था। ये नेगेटिव दाब कौन सा लगा था? वाष्पोत्सर्जन बल था जो नेगेटिव होता है। डन। चलें आगे। एक लगे हाथ एक और चीज बता दूं, यहां पर जो ये नेगेटिव दाब है उसका नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन बल। और ये जो पॉजिटिव दाब होता है ना, इसको बोलते हैं मूल दाब। याद रखना, जो पॉजिटिव दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल दाब बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब है पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं? देखो दोस्त, अब ये समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। एक चैप्टर है पुष्पीय पादपों का शारीर। पुष्पीय पादपों का शारीर एक चैप्टर है 11वीं कक्षा में, है ना। वहां पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको, यहां पर ये जो कई सारी चीजें दे रखी है समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पुष्पीय पादपों का शारीर जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम द्विबीजपत्री मूल, एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री पत्ती, एक बीजपत्री पत्ती, है ना। पत्ती का, तने का और मूल का, कौन कौन? लीफ, स्टेम और रूट। इनको हम काट कर इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं। किस किस की? रूट की, स्टेम की और लीफ को काट कर हम उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं उस चैप्टर में। मैं यहां पर आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं। हमारा जो अभी जो टॉपिक था वो ये था, कौन सा? ये वाला, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। यानी जल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली तने की तो बात करेंगे नहीं, हम किसकी बात करेंगे? मूल की, क्योंकि जल का अवशोषण कहां से होने वाला है? मूल से। तो ये है, मान लेते हैं मूल। कौन है बेटा? ये मूल है। इस मूल से ये निकल रही है मूल रोम, ये भी आप जानते हैं। अब मैंने ना इतना सा पोर्शन काटा, इतना सा पोर्शन काटा और काट कर यहां पर
दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, अब जरा सोचिए, मान मूल है, कौन है ये? रूट है, मूल। मैं इसको ऐसे काटूंगा और सामने से दिखाऊंगा तो गोल गोल दिखेगी सामने से। कनेक्ट हुआ? इतनी सी बात समझ में आई? भाई ये मूल थी, ये देख, ये मूल थी इस तरीके से। मैंने जब इसको काटा, इस मूल को जब मैंने काटा तो काटूंगा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ये देखिए ये मूल है। इसको जब मैं ऐसे काटूंगा, ऐसे, और सामने रखूंगा तो कैसी दिखाई देगी? सामने से गोल गोल नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। तो बस वही चीज समझानी है। इतनी सी बात से कनेक्ट हो गया ना? बस मैं यही चाहता हूं कि कनेक्ट हो, वर्डों को फील करो, समझो जो बोल रहा हूं। ठीक है सर, आपने इस मूल का इतना सा भाग काटा, ऐसे काटा, काट दिया, ऐसे काट दिया ना, ऐसे काट दिया, यूं ऐसे काटा और काट कर आपके सामने रखा ऐसे। तो अब यहां पर क्या दिखाई दिया? सबसे बाहरी एक स्तर दिखाई दी मेरे को। सबसे बाहर एक स्तर है जिसका नाम है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडर्मिस। कौन? बाह्य त्वचा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और इसी पर ही कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिका है, सॉरी कोशिका बोल रहा हूं, इसी पर ही एक संरचना आपको दिखाई दे रही है, धागे के समान। ठीक है, और नहीं बना रहा हूं, इतनी काफी है ना। इन संरचनाओं को एक और बना देता हूं, चलो। इन संरचनाओं को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? मूल रोम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? मूल रोम। मूल रोम, मूल रोम वही है जो ये मूल रोम, ये देखो ये मूल रोम है। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली त्वचा एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, और इसी से क्या निकल रही है? मूल रोम निकल रही है। ठीक है, ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हो गई हैं। ठीक है जी, चलें आगे। अब बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है? बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है? अधस त्वचा भी होती है और वलकुट भी होता है, अंतस त्वचा भी होती है। चले, ये वलकुट है। अरे ये तो आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना, शायद पढ़ रखा है ना, याद आ रहा है? ये वलकुट है, ठीक है। फिर इसके नीचे अंतस, वलकुट की सबसे अंदरूनी स्तर होती है, याद करिए, अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस, सबसे अंदर वाली स्तर एंडोडर्मिस। भाई ये चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ लिया, फिर तो एक झटके में चीज समझ में आ जाएगी। कौन होती है? एंडोडर्मिस होती है, हाँ सर। फिर इसके नीचे परिरंभ होता है। क्या होता है? परिरंभ होता है। फिर आपका जाइलम और फ्लोएम, आपका ये परिरंभ होता है। फिर संवहन ऊतक होते हैं, और मूल में संवहन ऊतक कैसे होते हैं आपको याद आ रहा होगा, अरीय होते हैं। जाइलम अलग त्रिज्या पर, फ्लोएम अलग त्रिज्या पर, है ना, और बीच में मज्जा थी। ठीक है, मज्जा, फिर मज्जा किरणें भी निकलती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मुझे इस मूल में पानी का अवशोषण कराना है। मुझे इस मूल में पानी का अवशोषण कराना है। बाहर पानी है
तो सबसे पहले जरा सोचिए, जल का अवशोषण कहां से होता है? सर जल का अवशोषण मूल रोम से होता है, यानी जल कहां से जाएगा? मूल रोम से। तो जल जो है ये मूल रोम में आया। अब मूल रोम से होता हुआ ये बाह्य त्वचा से होता हुआ, वल्कुट से होता हुआ, वल्कुट से होता हुआ, अंतस्त्वचा से होता हुआ, परिरंभ से होता हुआ जाइलम में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सब जाइलम में जाएगा। भाई हमको इसी तरीके से तो परिवहन करना है, किसका? जल का। तो जल ऐसे ही तो परिवहन करेगा, मूल रोम से बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा से आपका वल्कुट, वल्कुट से अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा से फिर आपका परिरंभ, परिरंभ से फिर आपका जाइलम, इसी तरीके से तो परिवहन करेगा। लेकिन बात आ रही है यहां पर, ये जो परिवहन जो होता है, ये परिवहन ये कैसा होता है? ये जो परिवहन जो होता है, ये वाला जो परिवहन जो होता है, ये परिवहन की दिशा जो होती है दो प्रकार से होती है। सर कौन कौन सी? ये परिवहन जो होता है ये दो प्रकार का पथ दिखाता है। एक कहलाता है एपोप्लास्ट और एक कहलाता है सिम्प्लास्ट। एक को हम एपोप्लास्ट पथ बोलते हैं, एक को हम सिम्प्लास्ट पथ बोलते हैं। देख यहां पर, देख यहां पर ये मिट्टी के कण हैं और यहां से ये जल मूल रोम से होता हुआ, फिर वल्कुट से होता हुआ, है ना। इसका डायग्राम है, ये देख, ये देख, ये देख, एपिडर्मिस लिखा हुआ है। हाँ सर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वल्कुट, वल्कुट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा, परिरंभ और फिर जाइलम। बोला था ना, यही बोला था ना, यही बोला था ना, देख यही बोला था ना। कैसे जाएगा? मूल रोम, मूल रोम से बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा से वल्कुट, फिर अंतस्त्वचा, फिर परिरंभ, फिर जाइलम, ऐसे जाएगा ना। लेकिन ये जो जाने का जो पथ जो होएगा ना, जल के जाने का पथ, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट। क्या होता है सर एपोप्लास्ट, क्या होता है सिम्प्लास्ट? बहुत जल्दी से मैं तुमको जल्दी से एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देख ये कोशिका है, बहुत सीधी सी बात, ये कोशिका है, ढीली ढाली है, इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है। ये कोशिका है और इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि इनके बीच में मैंने कुछ भर दिया, मैंने कुछ भर दिया। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा फटाफट सोच समझकर। अगर जल को यहां से यहां जाना है तो जल इस अंतर कोशिकीय अवकाश से होता हुआ सीधा जा सकता है? हाँ सर। कोशिका से अंदर जाने की जरूरत है? जरा सोचो, क्या कोशिका के अंदर से जाने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन इस परिस्थिति में जरा सोचिए, आपने जो बाहर जो अंतर कोशिकीय अवकाश था वो तो बंद कर दिया। इस परिस्थिति में जल जो है उसको जाना पड़ेगा अंदर से। सर अंदर से कैसे जाएगा? ये कोशिका आपस में जुड़ी हुई थोड़ी ना है। पूछेंगे ना सर अंदर से कैसे जाएगा? ये कोशिका आपस में जुड़ी हुई थोड़ी ना है। तो आप में से दोस्त कितने बच्चों को याद आ रहा है कोशिका चैप्टर पढ़ा था आपने? याद आ रहा है? आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा था? और उस कोशिका चैप्टर में अगर आपको याद आ रहा है कोई संरचना जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा जीव द्रव्य तंतु, जो दिमाग लगाइए सोचिए, जो क्या करते हैं, दो पादप कोशिका को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये देख, ये दो पादप कोशिका हैं। हाँ सर, ये दो पादप कोशिका हैं। इन दो पादप कोशिका के बीच में क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य तंतु, प्लाज्मोडेस्मेटा। उसके कारण ये जल का अणु इस कोशिका के अंदर से होता हुआ दूसरी से होता हुआ तीसरी और फिर आगे चला जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों पथ में से कौन सा सजीव पथ है और कौन सा निर्जीव पथ है? किसमें कोशिका के अंदर से जा रहा है? भाई कोशिका के अंदर सजीव पदार्थ है, कोशिका के बाहर कुछ है ही नहीं, निर्जीव पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा पथ निर्जीव है? सर ये निर्जीव पथ है और ये सजीव पथ कहलाएगा। तो बेटा याद रखना, जो निर्जीव पथ होता है ऐसे पथ को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट, और जो निर्जीव होता है उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसी टॉपिक को, ये जो जल का परिवहन है ना, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ये सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं, मूल द्वारा अवशोषण, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। सिंप्लास्ट एपोप्लास्ट याद रखना। सिंप्लास्ट सजीव पथ, कोशिका के अंदर से होता हुआ, एपोप्लास्ट बाहर से होता हुआ निर्जीव पथ। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि आज के लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन आपने पुष्पे पादपों का शरीर में पढ़ा था। कैस्पेरियन पट्टिका किसमें मिली थी, इतना सा हिंट दे देता हूं, यही वो कैस्पेरियन पट्टिका थी जिसके कारण सिंप्लास्ट पथ होएगा। सिंप्लास्ट कोशिका के अंदर से जाएगा। पुष्पे पादपों का शरीर चैप्टर याद करो, बताया था आपको। कैस्पेरी पट्टिका, दूसरा प्रश्न बेटा, उपरोक्त में से कौन सा सजीव पथ कहलाता है? एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट, दोनों या कोई नहीं? इनमें से कौन सा सजीव पथ कहलाता है? सजीव पथ कौन सा है दोनों में से? दिमाग लगाइए, फटाफट जल्दी से सोचिएगा, सजीव पथ कौन सा है इनमें से? एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट, दोनों या कोई नहीं? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते बेटा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन, आप मेरे को पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों को सर ये तो बताया नहीं है कैस्पेरी पट्टिका क्या होती है। दोस्त वैसे तो पुष्पे पादपों का शरीर चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पीछे जो आप यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने बोला था ना कि अंतर कोशिकीय अवकाश में कुछ भर दो जिसकी वजह से वो रास्ता रुक जाए, कौन सा? निर्जीव पथ का। तो क्या भर देते हैं हम? सुबेरिन। और उस सुबेरिन के कारण कुछ पट्टिकाएं बनती हैं। उस पट्टिका को देखा था किसने? एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था कैस्पेरी। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन पट्टिका या कैस्पेरी पट्टिका। क्या बोलते हैं? कैस्पेरी पट्टिका बोलते हैं। ठीक है। और ये कैस्पेरी पट्टिका किसमें मिलती है बेटा? ये कैस्पेरी पट्टिका मिलती है किसमें? ये जो हमारी अंतस्त्वचा जो होती है ना, ये अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस, यहां पर देख दिखा भी रखा है, ये देख ये कैस्पेरी पट्टिका दिखा रखी है, लिखा हुआ कैस्पेरियन पट्टिका किसमें मिलती है? एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा में मिलती है, जो निर्जीव पथ होने नहीं देती है। क्या नहीं होने देती है? निर्जीव पथ होने नहीं देती है, क्योंकि बीच में डिपोजिशन हो जाता है, पथ बंद हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, तो अंदर से जाना पड़ेगा। तो कहां पर होती है? अंतस्त्वचा में होती है, एंडोडर्मिस में, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सजीव पथ कहलाएगा? तो बेटा सिंप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? सजीव पथ बोलते हैं। एपोप्लास्ट को हम निर्जीव पथ बोलते हैं। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, मूल द्वारा जो अवशोषण हो रहा है किसका? जल का। इसी में ही एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।